ओ, खबरें ही हैं जो बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल, खबरें ही करती हैं आपको माला माल। ऐसे ही एक्शन वाले शेयरों को लेकर के फटाफट आते हैं जहां पर काफ़ी एक्शन देखने को मिल रहा है। आपको क्या करना है फटाफट बताते हैं। करीम साहब बहुत लेट सवाल कर रहे हैं, आप कहाँ थे अब तक? 1 बजे से कार्यक्रम चल रहा है, अब आप सवाल कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, समय मिलेगा तो आपको बिल्कुल आपके प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा, लेकिन पहले लेकर के आते हैं स्क्रीन पर आज का पहला। भारत फौज गिरते बाजार में भी आधे % के आसपास की मजबूती, 1143 का लेवल। कल्याणी स्ट्रेटजिक सिस्टम के साथ बिजनेस ट्रांसफर डील यहाँ पर हुई है, 453.3 करोड़ रुपए की बिजनेस ट्रांसफर एग्रीमेंट यहाँ पर हुआ है भारत फोर्स के अंदर। अभी हम देख रहे हैं आधे % के आसपास की मजबूती। सर, कल भारत फोर्स डिफेंस के अंदर भी कामकाज कर रहा है और क्षेत्रों में भी है। इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ, जब बाजार इंट्राडे लो पे ट्रेड कर रहा है। तो अभी कैसे देख रहे हैं आप भारत फोर्स को? सर, आज सुबह भी मैंने बताया था कि थोड़ा बहुत डाउन साइड पॉसिबल है, और जिस तरीके से आज का एक यहाँ पे बेस बना के ऊपर आया है, बेस तो कंफर्म हम नहीं बोल सकते एक दिन में। 1102 के आसपास एक सपोर्ट लेके ऊपर आ रहा है डे हाई के आसपास। सो अभी अगर 1150 इसके ऊपर सस्टेन करता है, उस केस में मुझे लगता है कि स्टॉक एक बार आपको फिर से 1240, 1250, 1300 कमिंग सुना है। लेकिन आज का डे लो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आज का डे लो से बहुत ही एक अच्छा स्विंग मिला है, तो एक बार होल्ड करने के राय होगा जिनके पास है। और अगर कोई रिस्की ट्रेडर है जो दो एक दिन के लिए स्विंग देखना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि 1102, 1100 के आसपास एक स्टॉप लॉस बना के आप करेंट जोन से भी बाई करके जा सकते हो। जी, तो ये बात भारत फोर्स पे निकल के आई है। अगली कंपनी जरा फटाफट लेकर के आई है स्क्रीन पर, और देखते हैं वहाँ पर कौन सी खबर मजबूती के साथ निकल करके आई है या फिर गिरावट के साथ। कोटक महिंद्रा बैंक यहाँ पर जो है इक्विटी स्टेक की यहाँ पर ब्लॉक डील की खबर थी। खरीद बिक्री जो है करीब हुई है 1974 के रुपए के भाव पर। यहाँ पर ब्लॉक डील को लेकर के खबरें यहाँ पर निकल के आई हैं। आधे % की आज गिरावट देखने को मिल रही है। शुरू में करीब करीब 2% तक ये शेयर गिरता हुआ दिखाई दे रहा था। अभी आधे % के आसपास की गिरावट है। लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी आ रही है, काफ़ी कुछ घटा है। सर, कोटक महिंद्रा में आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? आधे % के आसपास की गिरावट, 1991 का लेवल, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? 1992-93 इंट्राडे में शानदार रिकवर हुआ है, लेकिन सर देखिए सर, बहुत अच्छा रिकवरी आया है। इनफैक्ट आज देखेंगे 1965 के आसपास तो एक लो है, उसके बाद धीरे धीरे करके जो रिकवरी आया है, अभी मुझे लगता है कि आज या तो कल में 2000 के ऊपर भी सस्टेन करने वाला है। सो वही है सर, बैंक निफ्टी के ऊपर जो है एक बार देखेंगे कि अगर कोटक बैंक 2000 के ऊपर सस्टेन करता है, बैंक निफ्टी अगर 55,000 को होल्ड कर पाता है, तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट 2 से 3 हफ्ता थोड़ा बहुत यहाँ पे रिकवरी पॉसिबल है। लेकिन जो वैल्यूएशन है, मुझे लगता है कि ये आज जो नीचे आया था ऑलमोस्ट 1965 के आसपास, वहाँ पे एक अच्छा बाइंग जोन भी था। लेकिन अभी उतना ज्यादा एग्रेसिव बाइंग मोड में मैं नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि कंसोलिडेशन जो है कंप्लीट नहीं हुआ है। और आज का डे लो अगर ब्रेक करता है नेक्स्ट 1 से 2 दिन में, हो सकता है कि एक बार आपको 1915, 1920 तक भी जाते हुए दिखे। तो एक बार वेट करने का सलाह होगा। अगर किसी को फ्रेश बाई करना है, तो मेरे ख्याल से कोटक महिंद्रा बैंक अवॉइड कीजिए करेंट जोन से, क्योंकि बैंक निफ्टी अभी मेक और ब्रेक जोन के आसपास है। तो अभी तो कुछ नहीं करना। बाकी जिनके पास है लॉन्ग टाइम में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, नेक्स्ट 7-8 महीना 1-2 साल व्यू है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फ्रेश 2-4 दिन 5 दिन, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर जो भी है फ्यूचर ऑप्शन में पोजीशन बनाते हैं कोटक बैंक पे, क्योंकि कोटक बैंक, एचडीएफसी, एक्सिस, यही जो 3-4-5 बैंक है प्राइवेट बैंकों में लीडर्स है। सो मुझे लगता है कि एक बार वेट करके जाइए 4-5 दिन में। आज का डे लो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का डे लो अगर ब्रेक नहीं होता है, तो उस केस में आपको बहुत जल्दी 2000 के ऊपर एंड उसके ऊपर आप देखेंगे 2150, 2200 भी आते हुए दिखेंगे। क्योंकि लास्ट टाइम भी 13 जून में आप देखेंगे बैंक निफ्टी 55,100 लो लगा के बैंक निफ्टी एक स्विंग हाई, मतलब ऑल टाइम हाई लगा के आया। सो इस बार भी थोड़ा बहुत पॉसिबल है। 55,000 को बहुत टाइम से होल्ड कर रहा है। सो एक बार वेट करना पड़ेगा क्लोजिंग के लिए, कल वाला जो फ्राइडे वाला क्लोजिंग है। चलिए ठीक है। अगली कंपनी पर बातचीत करते हैं, लेके आ जाइए स्क्रीन पर और देखते हैं। एल टी आई माइंट्री, यहाँ पर कंपनी को जो है 792 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट मिला है। सीबीडीटी से कंपनी को नया ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया है। 792 करोड़ रुपए के मूल्य का पैन 2.0 प्रोजेक्ट यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि इस सबके बावजूद 1.25% के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। देश में पैन इंफ्रास्ट्रक्चर को डिजिटल और मॉडर्नाइज करने के लिए कंपनी को ये ऑर्डर मिला है। एल टी आई माइंट्री पे आज धारा की दबाव बना हुआ है। सर, क्या टिप्पणी रहेगी? 1.25% के आसपास की गिरावट एल टी आई माइंट्री में देखने को मिल रही है, 4974, 4975 के आसपास। अब पैन और टैन सेवाओं को इंटीग्रेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए कंपनी को ये प्रोजेक्ट मिला है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? देखिए, न्यूज़ तो अच्छा है।
लेकिन 4981 के आसपास अभी चल रहा है। और मुझे लगता है कि स्टॉक और थोड़ा डाउनसाइड पॉसिबल है, क्योंकि लास्ट 1.5 महीने से कंटिन्यूअसली नीचे आ रहा है। और ये जो डाउनफॉल है कंप्लीट नहीं हुआ है। एक बार मुझे लगता है कि 4600 4500 सर कमिंग सुन है। सो एक मेंटली प्रिपरेशन बना के चलिए। 4500 4600 कमिंग सुन है, क्योंकि शॉर्ट टाइम में बहुत रैली भी हुआ था। और उस रैली पे हमने देखा कि 5000 के ऊपर भी था। 5400 5500 वहां से कंटिन्यूअसली एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। और एक कंटिन्यू होने वाला है, क्योंकि इसमें कोई बेस नहीं बना। तो बेस नहीं बना मतलब स्टॉक फिर से रेडी हो रहा है 4500 4400 आने के लिए। तो उस टाइम पे एक बार रिव्यू करेंगे। अभी तो आप बेच के जाइए। अदरवाइज आप एक बार इन्वेस्टमेंट व्यू है तो वेट करके जाइए, फ्रेश बाई नहीं करना है इस काउंटर पे अभी। ठीक है सर, ये बात एलटीआई माइंट्री को लेकर के निकल के आई है। अगली कंपनी लेकर के आ जाइए जिस पर कि हम लोग कल परसों से बात लगातार कर रहे हैं। दर्शकों के लगातार सवालों पे सवाल लगे हुए हैं। 6 अगस्त को रिकवरी के बाद शेयर में एक बार फिर से आज लोअर सर्किट लगा है। बात कर रहे हैं आर पावर को लेकर। रिलायंस पावर पे लगातार सवाल आ रहे हैं हमारे पास। एक महीने में 31% से ज़्यादा की गिरावट जो है वो देखने को मिली है रिलायंस पावर के अंदर। आपको बता दें कि यहाँ पर एक हफ्ते के अंदर शेयर ने करीब 14% के आसपास का निगेटिव रिटर्न, एक हफ्ते में 14% और एक महीने की अगर बात करें 31% से ज़्यादा का निगेटिव रिटर्न दिखा है। और खबर यहाँ पर वही है, कंपनी के जो चेयरमैन हैं अनिल अंबानी के खिलाफ ईडी की जांच का असर यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है। चाहे वो रिलायंस इंफ्रा हो, रिलायंस पावर हो, 17,000 करोड़ के कथित लोन फ्रॉड मामले में ये जांच चल रही है। सर, एक बार फिर से मैं चाहूँगा इसका उत्तर थोड़ा सा डिटेल में दें आप, क्योंकि बहुत लोग जो है इसको लेकर के लगातार सवालों पे झड़ी लगी हुई है। और कल भी जो है हमने इसको डिस्कस किया था, उसके बाद लोगों ने कमेंट किया नहीं मैंने ख़रीद लिया है, मैंने 2000 लिए, मैंने 1000 लिए। अभी क्या करना चाहिए? 45 क्या? देखिए, कोई भी स्टॉक ऊपर जाता है कंपनी के फंडामेंटल रीजन की वजह से। सपोज कंपनी बिजनेस कर रहा है, कंपनी को ऑर्डर मिल रहा है बहुत सारा, कंपनी का रेवेन्यू ग्रो हो रहा है, कंपनी का जो टॉप लाइन है उसमें ज्यादा ईयर टू ईयर बेसिस पे, क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे अच्छा हिट हो रहा है। तो कभी कभी स्टॉक मार्केट है सेंटीमेंट पे चलता है। तो आज से 1.5 महीना 2 महीना पहले आर पावर जो है सेंटीमेंट से चला था। बहुत सारे लोग जो न्यू आया है मार्केट में उनको पता नहीं है, एक टाइम पे रिलायंस पावर के वजह से अनिल अंबानी एक टाइम पे इंडिया के रिचेस्ट पर्सन थे। तो एक तो थीम है ना, 1991 में हर्षद मेहता रिचेस्ट आदमी थे। हमने देखा एक टाइम में सुजनॉल के मालिक जो है वो रिचेस्ट आदमी थे, एक टाइम पे अनिल अंबानी जी रिचेस्ट आदमी थे। तो दिस इज ए लॉ ऑफ इम्परमानेंट, एवरीथिंग वो टाइम के साथ बदल जाता है अगर आप खुद के ऊपर काम नहीं करते हो। तो ओवर द डिकेड ऑफ द टाइम पे हमने देखा है अलग अलग केस हुआ है, स्टॉक ऊपर से नीचे आया, इनफैक्ट खत्म हो गया है, खुद को बैंक करप्सी जो है घोषित कर दिया है तो उसके बाद जो है एक जमाना था, उस जमाने में पूरा जो 4-5 साल चला नहीं है। आज से 1.5-2 महीना पहले एक थीम चल रहा था, उस टाइम पे लोगों को ये लग रहा था, मार्केट में एक हवा चल रहा था कि आर पावर ऊपर जाएगा, आर पावर ऊपर जाएगा। और पहली बार हमने बोनस के शो में 52 में बाई कॉल रिकमेंडेशन दिया था, 78 76 तक गया था, 74.5 में हमने प्रॉफिट बुक कराया, उसके बाद 70 में बोला एग्जिट, उसके बाद 62 में बोला एग्जिट। क्योंकि ये कमेंट मैंने बहुत अच्छे से किया था कि ऐसे स्टॉक आपको डिकेड टू डिकेड नहीं रखना है, मल्टीबैगर हो जाएंगे, अनिल अंबानी का जो नेक्स्ट जनरेशन है वो आगे लेके जाएंगे, नहीं होने वाला। क्योंकि कोई भी धंधा चलने के लिए ना उसमें तो पहले रेवेन्यू आना पड़ेगा, बिजनेस करना पड़ेगा। तो इनके ऊपर जो लोन है वो लोन कब एक जो है रिकवर हो पाएंगे, डेट कब जो है वो सही से दे पाएंगे, वो अभी कोई फिक्स्ड है नहीं। सेकेंड चीज, मुझे ऐसा लगता नहीं कि इमीडिएट लेवल पे किसी को भी इस काउंटर पे इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आज का 45 का स्टॉक 55 भी हो जाता है, 65 भी हो जाता है, जहां पे क्लैरिटी नहीं है ना, तो वहां पे आप जो लक्ष्मी देवी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जो पैसा आप निवेश कर रहे हो, अल्टीमेटली यू आर कंफ्यूजिंग योर मनी, आप आपका पैसा को कंफ्यूज कर रहे हो। सो ऐसा मत कीजिए, मेहनत का पैसा है। मुझे लगता है कि अगर जो भी इन्वेस्टर यहाँ पे फंसा हुआ है, एक बार बाउंस बैक मिलता है 1-2 दिन में, आप थोड़ा रेडी होके रखिए। अगर प्री ओपन में, ओपन के कभी भी बाउंस बैक मिलता है, उस बाउंस बैक पे आपको एग्जिट ही करना है। नो फ्रेश बाय आर पावर, रिलायंस इंफ्रा, अनिल अंबानी ग्रुप में इन्वेस्ट ही नहीं करना। अगर इन्वेस्ट करना है जहाँ पे फ्यूचर है, ईशा अंबानी, अनंत अंबानी, आकाश अंबानी, उन लोगों के साथ जाइए, अनिल अंबानी के साथ नहीं। ठीक सर, चला अब ये बताइए 4% टूट गया सुजलॉन, वो खरीद सकते हैं, क्या करें? ओ चाय आप भी पी रहे हैं, चाय मेरे हाथ में भी है सर। वाह, मतलब कोलकाता नोएडा सब मतलब जो है, और मैं भी चाय ही पी रहा हूँ सर, आनंद है मतलब जो है।
सर बताइए जरा, सुजलॉन में देखिए क्या 4% की गिरावट पर 60-61 के आसपास आ गया, 62 पे, क्या एक्यूमुलेट किया जा सकता है? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता देता हूँ मेरा स्टेटमेंट सुजलन को लेके। 61 60 के आसपास कभी भी आता है, हमने देखा है लास्ट 4 से 5 बार सुजलॉन फिर से बाउंस बैक करता है। अगेन द सेम स्टेटमेंट, 57.50 का स्टॉप लॉस है। अगर स्टॉक यहाँ से भागता है तो टेक्निकली देखा जाए तो 74 75 तक जाने के लिए रेडी हो रहा है। मेरे तरफ से यहाँ पे एग्रेसिव बाई कॉल ऐसा नहीं है, लेकिन जिस तरीके का टेक्निकल चार्ट पैटर्न बना है उसके आधार पे मैं मुझे लगता है कि एक बार 74 पॉसिबल है अगर बाउंस बैक आता है तो, क्योंकि मार्केट सेंटीमेंट खराब है और सुजलॉन 58 57 के नीचे भी नहीं जा रहा है। सो एक टाइम करेक्शन में रहने वाला है, अभी ऊपर नहीं आएगा। लेकिन अगर किसी के पास है आप होल्ड करके रखिए 57.50 स्टॉप लॉस, कभी भी हिट होता है तो निकल जाइए। लेकिन मेरे तरफ से अभी आप चाहो तो, मतलब मैं क्या बोलूं सर, मैं बाई कॉल नहीं देता सुजुलॉन पे। लेकिन रिसेंटली मैंने मेरा व्यू बदला है, व्यू वही है, मुझे लगता है कि 74 तक जाने के लिए रेडी हो सकता है। लेकिन वो जो बेस है वो बेस कंफर्मेशन अभी बन रहा है, धीरे धीरे बनेगा। सो बेटर होगा अगर बाय करना है किसी और स्टॉक में कीजिए, अगर आपके पास ऑलरेडी है 74 का टारगेट। नहीं तो लोग बोलेंगे मैं नेगेटिव हो गया, मैं सुजलॉन पे नेगेटिव व्यू दे रहा हूँ। नेगेटिव नहीं है, मैं नेगेटिव हूँ ना पॉजिटिव हूँ, जो चार्ट में दिखाई दे रहा है बस वो बोल रहा हूँ। अच्छा ये बताइए, जैसे दो लोग, बहुत लोगों के सवाल थे और या मेरा सवाल है, आर पावर और सुजलॉन अगल बगल रखा हुआ है, इन दो में से एक को चुनना हो, अभी आप किसको चुनेंगे? और आप जो 60-61 करंट लेवल पे बाय किए, करने की कोई गुंजाइश है भी सुजलॉन में या नहीं है? देखिए अगर दोनों को चुनना हो ऑब्वियसली मैं सुजलॉन के साथ ही जाऊंगा, क्योंकि सुजलॉन के साथ ऐसा सीन नहीं है और फंडामेंटल बहुत चेंज हुआ है। तो अगर दोनों में किसी एक को सिलेक्ट करना है तो मैं सुजलॉन के साथ जाऊंगा, आर पावर के साथ नहीं जाऊंगा, क्योंकि आर पावर में क्लैरिटी नहीं है देख, आर कि पावर नेक्स्ट क्या कंप्लीटली होगा। अवॉइड है ना? कंप्लीटली अवॉइड है और नेक्स्ट 4 से 5 साल तक कंप्लीटली अवॉइड होगा। अगर अनिल अंबानी का जो बेटा है वो कुछ नहीं कर पाया, सो बाद में मुझे लगता नहीं कि ये इजीली पॉसिबल होगा। और ठीक। मुकेश अंबानी जी को अगर देखिए वो इंटरनली तो एक सपोर्ट रहता है भाई भाई को, लेकिन वो सामने नहीं आ रहा है। तो जिस दिन सामने आके सपोर्ट करेंगे, 3,000 करोड़ का नोटिस है, 3 या तो 4,000 करोड़ का कुछ नोटिस आया है। तो अनंत अंबानी की शादी में ही 10,000 करोड़ के ऊपर खर्चा हो गया है। तो 3 4 हजार करोड़ क्या है, एक भाई भाई को दे देगा, सेटल हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, बिजनेस बिजनेस के जगह अलग है। सो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बहुत है। सो इसीलिए मेरे तरफ से तो ना है, अभी भी कोई सेंटीमेंट मुझे नहीं लग रहा है। किसी ने बिग नो, आर पावर रिलायंस इंफ्रा पे कुछ नहीं करना है तो हर भाई आपकी तरह थोड़ी होता है सर, ये भी बात तो है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली कंपनी जरा टेक्सटाइल शेयर्स पे लेकर के आते हैं फटाफट कि आखिर में टेक्सटाइल शेयरों में अभी क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। ट्रंप के टैरिफ दोगुना करने का असर टेक्सटाइल शेयर पर सीधा असर पड़ता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है और ज़्यादातर टेक्सटाइल शेयरों में हम देख रहे हैं कि दबाव देखने को मिल रहा है। एक टाइम था गोकुलदास एक्सपोर्ट, केपीआर मिल जैसे शेयर 5% तक टूट गए थे, हालांकि अब रिकवरी देखने को मिल रही है लोअर लेवल से टेक्सटाइल शेयरों में थोड़ी बहुत। पेज इंडस्ट्रीज 1% नीचे। ट्रंप ने भारत पर एडिशनल जो 25% का टैरिफ लगाया, जिस पर हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। सर टेक्सटाइल शेयरों पे अभी आपका व्यू क्या है? क्यों, क्या पूरा सेंटिमेंट ख़राब हो गया है या फिर आपको लगता है कि नहीं, कम से कम भारत का अब देखिए ये गोकुलदास एक्सपोर्ट जरा निकालिए सर जरा एक बार आप, जिस तरीके से यहाँ पे रिकवरी आई है और अब ये हरे निशान की तरफ बढ़ता हुआ 50 पैसे की मजबूती देखने को मिल रही है। एक बार जरा गूगल फाइनेंस का चार्ट अगर हो सके दिखाइए सर। गोकुलदास में क्या दिखाई दे रहा है आपको? देखिए सर बहुत नीचे आया है ऊपर से। रिसेंटली स्टॉक 900 के ऊपर ट्रेड कर रहा था और मुझे जितना याद है एक दिन मैंने भी कॉल दिया था गोकुलदास जो है एक्सपोर्ट के ऊपर। उसके बाद स्टॉप लॉस भी दिया था, स्टॉप लॉस भी ट्रिगर होके नीचे आया है, क्योंकि ये जो ट्राम जी का ये जो टैरिफ है इसके ऊपर इतना इफेक्ट हुआ है कि हमने देखा इमीडिएट लेवल पे बहुत नीचे आ चुका है। अभी ये बेस बनाने के लिए ना एक कोशिश हो रहा है। मुझे लगता है कि अगर ये बेस बनता है सो इमीडिएटली यहाँ से एक बाउंस बैक करना पॉसिबल है, लेकिन ओवर द लॉन्ग टाइम मुझे लगता है कि इनका रेवेन्यू सेल्स जो है इसमें असर होने वाला है। और जिस तरीके से आज का एक रिकवरी या डे हाई पे आसपास आया है, अगर 2 1 दिन के लिए कोई ट्रेड ढूंढा जाए तो मुझे लगता है कि आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 700 के आसपास। 700 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। लास्ट 5 मिनट पे जो रिकवरी आया है, और अगर ये 10 15 मिनट कंफर्मेशन होता है 720, देखिए डे हाई पे आ चुका है, 720 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो मुझे लगता है कि एक बार आपको स्टॉक फिर से 750 770 जाने के लिए रेडी हो सकता है। लेकिन ऐसे स्टॉक में एंट्री करना बहुत ही रिस्की हो सकता है, सो वो भी आपको ध्यान रखना है। अभी स्टॉक को फ्रेश ट्रेडिंग के लिए भी बाइंग नहीं करेंगे तो अच्छा होगा, और इन्वेस्टमेंट के लिए बाइंग नहीं करेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि जो नेक्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट आने वाला है, नेक्स्ट 4 से 5 क्वार्टर मुझे लगता है कि
वो जो टैरिफ वाला मैटर है उसका इफेक्ट रिजल्ट में आपको दिखेंगे, तो उस केस में जो है और भी ब्रोकरेज हाउस से जो है टारगेट आपको कम आते हुए दिखेंगे। तो इसलिए अगर कभी मोमेंटम भी आ रहा है तो इस स्टॉक को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, और ऐसे टेक्सटाइल स्टॉक्स को थोड़ा बहुत ऑब्जर्व करना चाहिए। बेस बनेंगे, देखूंगा उसके बाद जाके यहाँ पे कुछ जो है मेरा राय बनेगा। लेकिन टेक्निकली आधार पे देखा जाए तो मुझे लगता है कि स्टॉक एक बार अगर 720 के ऊपर सस्टेन करता है तो 735, 740, 770 तक आने का पोटेंशियल इसमें है। ठीक, तो टेक्सटाइल अभी अवॉइड करना चाहिए ना, ओवरऑल इन जनरल व्यू? यस, अवॉइड करना चाहिए नहीं, सर। सही बात भी है। अभी क्यों मतलब लहरों के विरुद्ध क्यों जाना। हीरो मोटोकॉर्प के सर रिजल्ट्स आए थे, तो एक छोटी सी टिप्पणी मैं चाहूँगा आप करें, और साथ ही साथ उसका कंपैरिजन अगर बजाज ऑटो के चार्ट के साथ करेंगे, क्योंकि लंबे समय से ये अंडर परफॉर्मर रहा है बजाज ऑटो। आज हर्ष भी बातचीत कर रहे थे सुबह बजाज ऑटो को लेकर, शायद ब्रोकर बोले में वहाँ पर थोड़ा सा पॉजिटिव रुख अपनाया जा रहा है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? मुनाफा हीरो मोटोकॉर्प का करीब 4.5% बढ़ा है, रेवेन्यू में 5% की ग्रोथ, एबिटा 5% बढ़ा है। हीरो मोटोकॉर्प कैसा लग रहा है? और दूसरा, अगर हीरो मोटोकॉर्प और बजाज ऑटो का कंपैरिजन करें तो इस समय किस में खरीदारी बन सकती है? विपुल जी, जिस तरीके से यहाँ पे रैली आया है, मुझे लगता है कि देखिए अभी डे हाई के आसपास है। ये स्टॉक बहुत जल्दी आपको 4,750, 4,800 कमिंग सून है। अभी 4,630 के ऊपर सस्टेन हो रहा है। 4,750, 4,800 बहुत जल्दी कमिंग सून है। तो जिनके पास भी है, एक बार वेट करने का, होल्ड करने का सलाह रहेगा। और जिस तरीके से मोमेंटम आया है, मुझे लगता है कि स्टॉक 5,000 के ऊपर भी जाने वाला है बहुत जल्दी। तो एक बार वेट करने का, होल्ड करने का सलाह रहेगा। और अगर बजाज ऑटो और हीरो मोटो के साथ कंपेयर करेंगे, मैं तो अभी हीरो मोटो के साथ ही जाना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे जो है तेजी जो है थोड़ा ज्यादा होगा। और मुझे लगता है कि स्टॉक बहुत रैली करने वाला है। लेकिन बजाज ऑटो अभी भी कंसोलिडेशन हो रहा है, कंसोलिडेशन जो है कंप्लीट नहीं हुआ है। लेकिन आज का रिकवरी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। 7,850 के आसपास जो है स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए अगर किसी के पास बजाज ऑटो है तो। ठीक, अब कार्यक्रम को जो है समाप्त तो नहीं करने का, लेकिन प्रदीप जी को धन्यवाद करने का वक्त आ गया है। अरुण केजरीवाल जी से अब हम आईपीओ के बाजार के बारे में डिस्कस करेंगे, तो इस सेगमेंट को करते हैं यहीं पर समाप्त।